हेलो, देखिए इस वीडियो में अपन डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्विचिंग देखेंगे। मैंने इस टॉपिक को ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसको इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि अपन इसमें करते क्या है, अपन इसमें क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं कि किस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ट्रांजाइंट ऑसिलेशन आएंगे और किस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ट्रांजाइंट ऑसिलेशन नहीं आएंगे। देखो वापस से सर्किट रेजिस्टेंस स्विचिंग के बारे में बता देता हूँ। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है, इसी को ही अपन रेजिस्टेंस स्विचिंग बोलते हैं। इससे इससे क्या इफेक्ट होता है वो चीज़ अपन ने देख चुके हैं और वो थोड़ा सा और देख लेंगे। अभी अभी फ़िलहाल अपन को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले ये पावर सिस्टम का अपने डायग्राम है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर लग रखा है, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस अपना शंट रेजिस्टेंस लग रखा है। ये इंडक्टेंस है सर्किट की। ठीक है, इसको अपन ने एक इंडक्टर से शो कर रखा है। दूसरा ये कैपेसिटेंस है सी। ठीक है, लाइन और अर्थ के बीच में। ठीक है, अब देखो अपना यहाँ पे जो आई करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट आई है। देखो करंट यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है। एक एक करंट तो हो रहा है जो इस आर्क और इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, उसको अपन आई आर बोलते हैं। और एक करंट जो इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर रहा है उसको अपन आई सी बोल देते हैं। देखो किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो सम ऑफ एंटरिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ लीविंग करंट। एंटरिंग करंट आई है तो लीविंग करंट कितना है, आई सी प्लस आई आर। आप इस डायग्राम से देख सकते हो। ठीक है, देखो पहली इक्वेशन अपने पास निकल के आ गई है। अब देखो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इस लूप में लगा के। तो ये जो वोल्टेज है वो इन दोनों को सप्लाई करेगा, किसको, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। चाहो तो यहाँ पे पोलरिटी बना के किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के भी देख सकते हैं। तो ई इक्वल्स टू वी एल प्लस वी सी। ठीक है, अब अपन चाहते हैं कि अपन वी एल और वी सी की वैल्यू कैलकुलेट करें। देखो वी सी की वैल्यू को अपन को पता तो होती है कि क्या होती है, लेकिन अपन को इसको वीसी छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को जो लास्ट में टर्म चाहिए होगी ना वो वीसी चाहिए होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वीएल है। देखो ये वीएल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो अपन को पता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। आई क्या है, इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट जो कि क्या है आई। ठीक है ना, टोटल करंट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो वीसी, जैसे कि मैंने बोला वीसी को वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, इसको वीसी छोड़ेंगे अपन। हालांकि उसका भी फॉर्मूला ये होता है, आप यहाँ पे से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो आई की वैल्यू अभी अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सबसे पहले बात अपन ने यही की थी, आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर। इस आई की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे। ठीक है ना, तो आई सी प्लस आई आर और इस ब्रैकेट को अपन खोलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए। तो देखो एल डी आई सी बाई डी टी प्लस एल डी आई आर बाई डी टी प्लस वी सी। अब अपन चाहते हैं कि इस डी आई सी बाई डी टी जो करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर के थ्रू उसका डिफरेंशिएशन प्लस जो करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर के थ्रू उसका डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो देखो बहुत ही सिंपल है, डी आई सी बाई डी टी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अपन को आई सी कैलकुलेट करना है, रजिस्टेंस करंट अक्रॉस कैपेसिटर, करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, अक्रॉस तो भी बोल सकते हैं वैसे तो। ठीक है ना, तो ये देखो आई सी। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मैं इसको ले लेता हूँ डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या होती है, सी इंटू वी। सी इंटू वी और वोल्टेज क्या है यहाँ पे, देखो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। देखो यहाँ पे भी आ गया वी सी। ठीक है, मैंने बोला था ना अपन सब चीज़ को वी सी के टर्म में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो आई सी कितना हो जाएगा, टी डी वी सी बाय डी टी। ठीक है ना, अब अपन को आई सी का डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन अपन कर दो। ठीक है, ये तो चाहिए, ये आई सी अपन को क्या चाहिए, डी आई सी बाई डी टी। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन किया, मतलब इस वाली टर्म का एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। तो अपने पास ये टर्म निकल के आ गई। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है। अब देखो ये करंट निकालना था। ठीक है ना, रजिस्टिव करंट। तो देखो इसके थ्रू फ्लो जो हो रहा था यहाँ से वो क्या था, रजिस्टिव करंट। अब देखो एक बात मैं हर बार बोलता हूँ, जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आता है ना वही वोल्टेज आता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। तो देखो इस बात को मैं ऐसे भी बताता हूँ हर बार कि ये जो टर्मिनल है कैपेसिटर का, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ तक ला सकता हूँ। ठीक है, यहाँ बीच में तो कोई सर्किट का कोई एलिमेंट है नहीं और ये पूरा शॉर्ट है। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे ला सकता हूँ। देखो ये ऐसे बन गया। तो वापस से मैं ये वाली बात बोलता हूँ कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है वही वोल्टेज होता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। अब देख लो इस आई आर की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई। इस रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी सी, क्योंकि ये भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस ही लग रखा है। ठीक है, तो करंट की आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन आर। वी है वी सी और आर है आर, रजिस्टेंस है इस शंट वैल्यू रजिस्टेंस की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये निकला आई आर वी सी अपॉन आर, इसको यहाँ पे रख दो डी आई आर बाई डी टी में आई आर की जगह। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया। अब वापस से कांस्टेंट टर्म क्या है, वन अपॉन आर, उसको बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन कर दो वी सी बाई डी टी। तो देखो डी आई आर बाई डी टी निकल के आ गया ये।
ठीक है। अब वही जैसे कि अपन ने बोला अपनी इस इक्वेशन में इन चीज़ों को पुट करो, ठीक है, सिंपल सी मैंने ये पुटिंग कर दी, ठीक है। तो ये देखो वीसी की टर्म में ज़्यादातर चीज़ें अपनी आ गई। अब इसका लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ना, उसको कर दो डिवाइड बाय एस, तो ये कांस्टेंट टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। देखो अब इधर से चलते हैं। ये फंक्शन है वीसी टाइम का, टाइम को बदल दो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वीसी एस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदल दिया। अब देखो ये सिंगल डिफरेंशिएशन है अपने फंक्शन का, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन वी सी एस, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे देखा, और जो सिंगल डिफरेंशिएशन है उसके लिए आ जाता है एस, ठीक है। बाकी टर्म एल बाय आर ऐसी कैसी, ये है वापस से ये वी सी, तो वी सी जो फंक्शन है टी का, इसको बदल दो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वी सी एस, और डबल डिफरेंशिएशन है तो कर दो एस स्क्वायर, बाकी की टर्म ऐसी कैसी। सिंपल सा इतना सा करना पड़ता है। तो देखो ये बहुत बढ़िया सी टर्म बनी है। अब अपन को यहाँ पे बताऊँ, सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, इसलिए ये पूरी टर्म कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे ही ये कॉमन ली ना, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा एक्सप्रेशन बन गया। देख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे देखो एस और यहाँ पे एस स्क्वायर है, ये बन गया अपना क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी टर्म। अब देखो अपन को मैंने पहले ही बोला था वी सी एस की टर्म में सारी वैल्यू चाहिए, तो वी सी एस एक तरफ और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन बन के आ गई। अब नो ट्रांजाइंट ऑसिलेशन की कंडीशन याद रखनी है। अगर इस इक्वेशन के सारे रूट रियल हुए, है ना, अगर रूट्स रियल हुए तभी क्या होगी, जो सिस्टम है उसमें ट्रांजाइंट ऑसिलेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा। अब ई अपॉन एल सी तो कांस्टेंट है, तो मतलब इस ये इक्वेशन है पूरी, इसके रूट्स रियल होने चाहिए। रूट्स बोल दूँ, सॉल्यूशन बोल लूँ, या जीरोस बोल लूँ, तो अपन रूट्स की कैलकुलेशन करते हैं। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अपन को पता है आइदर एस इक्वल्स टू जीरो और ये पूरी टर्म इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू जीरो का रियल रूट कब आएगा भाई, एस की वैल्यू जीरो होगी जब तो एस इक्वल्स टू जीरो सेटिस्फाई हो पाएगा, और तो कोई एस इक्वल्स टू वन के लिए तो हो नहीं सकती इक्वेशन जीरो। तो एस इक्वल्स टू जीरो के लिए इक्वेशन ट्रू होगी, मतलब जीरो जो कि अपना रियल नंबर है। तो एक रूट तो निकल के आ गया जीरो, ठीक है। और दूसरा इसके रूट रियल कब होंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके रूट रियल तभी होते हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा जो वैल्यू आई वही अपना क्या होगा, रियल रूट्स होगा। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। बी स्क्वायर देखो यहाँ से देख लो, ये ए एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ के बी की वैल्यू 1 अपॉन आर सी, यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एल सी। सिंपल सा भैया, ये पुट करो, ये नहीं बता रहा मैं। अब आगे देखो, इसको जैसे ही आप सॉल्व करते जाओगे ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे देखो एक स्टेप आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी अपन इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं ना दोनों तरफ, तो अपन को इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आर स्क्वायर, ठीक है। और 4c अपॉन एल है, यहाँ पे हो जाएगा एल अपॉन 4c। रेसिप्रोकल करा तो ये देखो इनइक्वालिटी का साइन लेस देन हो गया, आर स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन 4 अंडर रूट एल सी, सॉरी। तो देखो यही वाली चीज़ आ गया, आर की वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल टू हाफ अंडर रूट एल अपॉन सी है तो सर्किट में ट्रांजाइंट ऑसिलेशन नहीं होंगे, और अगर आर की वैल्यू इस वाली एक्सप्रेशन से बड़ी है तो ट्रांजाइंट ऑसिलेशन होंगे। तो एक बात पकड़ के चलो, आर की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू हाफ अंडर रूट एल अपॉन सी है तो ट्रांजाइंट ऑसिलेशन नहीं होंगे, नहीं तो होंगे, ठीक है ना। और आर की वैल्यू अगर इक्वल्स टू, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, और आर की वैल्यू अगर हाफ अंडर रूट एल अपॉन सी है, वो क्या है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस अपना कहलाता है। तो देखो इसी चीज़ को यहाँ पे बना रखा है। ये सिस्टम वोल्टेज है, ये ट्रांजाइंट ऑसिलेशन आया कब आया, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन दी हाफ अंडर रूट एल अपॉन सी से, ठीक है। उसके बाद अपना रिकवरी वोल्टेज आया। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हाफ की वैल्यू सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस देन हाफ अंडर रूट एल अपॉन सी, तो देखो ट्रांजाइंट ऑसिलेशन नहीं आया, सिंपल सा अपना रिकवरी वोल्टेज आ गया शुरुआत से ही, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आती है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है कि भैया जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो ऑसिलेटरी ग्रोथ जो होती है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को, ठीक है, उसको भी क्या करता है, डैम्प करने में मदद करता है या लिमिट करने में मदद करता है। मदद ऐसे करता है कि वो उसको क्या करता है, ऑसिलेटरी ग्रोथ को रोकता है और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को एक्सपोनेंशियली रिकवरी वोल्टेज तक लेके जाता है। ये चीज़ अपन अभी डायग्राम में देखेंगे, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो जो सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो इस फॉर्मूले से दी गई होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने अभी देखी होगी। तो 100 बात की एक बात है, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की जो ऑसिलेटरी ग्रोथ है उसको रोकता है और उसको क्या करता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो होने देता है अप टू
रिकवरी वोल्टेज, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं, सॉरी, एक्सपोनेंशियली डाई होने देता है अप टू रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। तो ये डायग्राम में दिखा रखा है, देखो ये था ऑसिलेटरी रीस्टैकिंग वोल्टेज, जैसे ही डैम्पिंग शुरू हुई तो ये क्या करा, एक्सपोनेंशियली डीके करता गया और अपनी रिकवरी वोल्टेज पे आ गया। ये लाइन रिकवरी वोल्टेज को दिखा रही है, ठीक है। तो ये इस वाले रिकवरी रीस्टैकिंग वोल्टेज की डैम्पिंग के लिए था, ठीक है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो काफ़ी बार पूछ ली जाती है, ठीक है। देखो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज के लिए अपन को जो शंट जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम चाहिए होती है, लोअर वैल्यू चाहिए होती है कंसिडरेबली, ठीक है। जबकि अपन को वोल्टेज इक्वलाइजेशन जो करना है, ठीक है ना, वोल्टेज इक्वलाइजेशन मतलब जो मल्टी ब्रेकर सर्किट ब्रेकर होता है, मल्टी ब्रेक सर्किट ब्रेकर होते हैं, उसके अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये शंट रेजिस्टेंस काम में आता है, ठीक है। तो उस वोल्टेज इक्वलाइजेशन के लिए अपन को हाई वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन अपन दोनों टाइम एक ही शंट की वैल्यू दोनों टाइम अलग अलग तो ले नहीं सकते, तो अपन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। और अपन को एक रजिस्टर को ही डिप्लॉय करना पड़ता है कि वो एक से ज़्यादा काम करे, ठीक है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट देख लो, ये भी काफ़ी बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि रेजिस्टेंस स्विचिंग जो है ना वो नॉर्मली इम्प्लॉयड होती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। तो ये था सिंपल सा रेजिस्टेंस स्विचिंग का डेरिवेशन। थैंक यू।